अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि देखिए गवर्नमेंट ने टोटल 7 ऐसे पॉइंट बताए जिसमें कि वो कैपिटल एसेट उसको माना ही नहीं गया, यानी कैपिटल रखा ही नहीं इसको। ठीक है ना। आपने जो अभी देखा उसको, उसमें से दो ऐसे हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा। एक हो गया एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया, यानी एग्रीकल्चर लैंड को समझना पड़ेगा। दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पर्सनल मूवल इफेक्ट है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक हो गया आपका एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया यानी कि इंडिया का एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, वो भी रूरल साइड का। रूरल का मतलब होता है गांव का साइड का होना चाहिए सर। ठीक है, यानी ग्रामीण साइड की बात कर रहे हैं। जो गांव वाला एरिया है, गांव में भी कैसा होना चाहिए, वो एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, यानी खेती वाला जमीन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए आप कैसे डिसाइड करेंगे कि एग्रीकल्चर लैंड है कि अर्बन लैंड है। देखो एग्रीकल्चर लैंड मतलब गांव वाला जमीन, और अर्बन अर्बन लैंड मतलब होता है शहर वाले जमीन। तो आपको डिसाइड कैसे करोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला सुनिए, मान लीजिए ये आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, ये आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक हम मानेंगे कि ये अर्बन एरिया है। ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि यहां का पॉपुलेशन मोर देन 10,000 होना चाहिए, अप टू 1 लाख होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो गया तो ये 2 किलोमीटर को हम ना 6 किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और ये कब तक करेंगे? जब अप टू 10 लैक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए इस 10 लाख से भी अगर पॉपुलेशन बढ़ गया, अगर 10 लाख से भी पॉपुलेशन बढ़ जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है ना, वहां से लेकर के 8 किलोमीटर तक हम ना अर्बन एरिया पकड़ लेंगे। ठीक है, सिर्फ 8 किलोमीटर तक। तो इसका मतलब इस केस में बात करो तो ये वाला जो एरिया है ना, ये रूरल एरिया हो गया। और यहां से बात करो ये वाला जो एरिया है, ये भी आपको रूरल एरिया हो गया। फिर अगर यहां से बात करो तो यहां तक क्या हो, ये वाला एरिया क्या हो गया सर? ये भी रूरल। अब इसी एरिया में मान लो कहीं आपका एक प्लॉट ऑफ लैंड है, यानी जमीन है, और इस जमीन को आपने बेचा, तो गवर्नमेंट ने बोला इस पर हम कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे। मान लो यहां भी वैसे केस है। अगर मान लो यहां पे कोई जमीन है, इस जमीन को आपने सेल कर दिया और यहां कुछ प्रॉफिट कमा लिया, ये एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, यानी इस पर आप पहले से खेती कर रहे थे, फिर इसको आपने बेच दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं है, इस पर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे। मान लो यहां पर भी अगर आपका कोई जमीन है उसको बेचा, तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं सर, ये एग्रीकल्चर लैंड आपने बेचा है, गांव वाला जमीन को, खेती वाले जमीन को बेचे हैं, तो फिर इस पर भी हम कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, अब जो इसमें एक बात आया कि भाई पर्सनल मूवल इफेक्ट क्या होता है। देखो ये तो समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर लैंड किसे कहते हैं। तो 2 किलोमीटर के बाद जो होगा वो एग्रीकल्चर लैंड होगा। 6 किलोमीटर की अगर बात है तो एग्रीकल्चर लैंड है। 8 किलोमीटर, देखो ये कोई एक केस होगा, ऐसा नहीं होगा तीनों केस एक आ जाएगा। अगर वहां से जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का लास्ट एरिया है, वहां से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक कंटेनमेंट बोर्ड होता है, वहां से डिसाइड होता है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मान लो एक ऑफिस के जैसा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर के अगर 2 किलोमीटर तक, तब माना जाएगा अर्बन एरिया जब आपको पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो। अब मान लो कि यहां पे कोई एग्रीकल्चर लैंड था, ठीक है, ये बेचे, गवर्नमेंट बोलेगा कैपिटल गेन टैक्स इस पर हम लेंगे। बट इसमें भी कंडीशन दे दिया कि नहीं लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला इसको हम लोग कैपिटल एसेट मानेंगे। अगर अर्बन एग्रीकल्चर, देखो ये सब एरिया अर्बन एरिया हो गया, ये सब जो एरिया है ना अर्बन एरिया, यहां पे अगर कोई अगर कैपिटल कोई अगर एग्रीकल्चर लैंड मान लो यहां पे कोई है, तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, देखो ये भी खेती वाला जमीन है, और जबकि यहां भी खेती वाला जमीन है, बट ये वाला जो जमीन है ना, ये हो जाएगा कैपिटल एसेट हो जाएगा सर, ये कैपिटल एसेट माना जाएगा। और ये जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे क्योंकि ये रूरल इंडिया में है। ये कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा क्योंकि ये रूरल एरिया में है। अगर अर्बन एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट होगा।
अगर वो अर्बन एरिया में नहीं है, रूरल एरिया में है, तो फिर इसको हम लोग कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पर्सनल मूवेबल इफेक्ट क्या होता है। समझिएगा, 2 लाइन की बात है पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। ये क्या है? देखो पर्सनल देखिए पर्सनल मूवेबल इफेक्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। देखो हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनल मूवेबल इफेक्ट। जब हम लोग पर्सनल मूवेबल इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए पर्सनल मूवेबल इफेक्ट को थोड़ा अच्छे से समझिए। मैंने पर्सनल मूवेबल इफेक्ट को तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजों पे टैक्स लेंगे। बोला क्यों? कुछ चीजों पे क्यों टैक्स ले लें? जब पर्सनल, अगर आपके कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, यानी पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपका बिजनेस ओनर से कोई कनेक्शन नहीं है। मान लीजिए आपका घर में आप इसको यूज करते थे, पर्सनल कोई ऐसे एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं जो आपको अपना घर के लिए यूज था। गवर्नमेंट ने बोला अगर इसको आप बेचते हैं तो भी इस पर कैपिटल गेन टैक्स लेंगे। कौन कौन सा हुआ? पहला तो उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए अगर कोई ज्वेलरी है, ठीक है ना, अगर आपने कोई ज्वेलरी को बेचा है तो सर इस पर कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। ठीक है। अगर आपने कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को बेचा है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को आपने बेचा है, ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को बेचा है तो इस पर भी कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। ठीक है। अगर आपने कोई ड्राइंग्स को बेचा है, ठीक है, कोई आपने ड्राइंग्स को बेचा है तो इस पर भी कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। आपने कोई पेंटिंग्स को बेचा है तो इसमें भी कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। अगर आपने कोई स्कल्पचर्स को बेचा है, ठीक है ना, अगर कोई आपने स्कल्पचर्स को बेचा है, ठीक है, इसमें भी कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। और लास्ट में गवर्नमेंट ने बोला एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट, अगर आपने कोई भी कला को बेचा है तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है। ज्वेलरी तो हम लोग को समझ में आता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऐसा कुछ चीज जो आपने बेचा है, बुलियन हो गया, या मान लो कुछ रिंग है जो ज्वेलरी से कनेक्टेड है, गोल्ड वगैरह से कनेक्टेड है, डायमंड है, वो सब आपका ज्वेलरी के अंदर में आएगा, तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा और उसको बेच रहे हो तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन यानी कि पुराना पुराना ऐसा कोई चीज है, जैसे मान लिया जाए कि बहुत पुराना कॉइन है आपके पास, वो 18 सेंचुरी का है, उसको बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट कर रहा है, इस पर कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। आपने कोई ड्राइंग्स को बेचा है, मान लो हमने कोई ड्राइंग्स यानी कि बिना कलर का ड्राइंग्स हमने बेचा है तो उस पर भी कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। अगर आपने कोई पेंटिंग्स बेचा है, ठीक है ना, अगर कोई पेंटिंग यानी कि ड्राइंग में आपने कुछ पेंट वगैरह कर लिया तो उसको बेच रहे हैं तो उस पर भी कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। अगर आपने कोई स्कल्पचर्स बेचा है, ठीक है, स्कल्पचर्स अगर बेचा है यानी कि पुराना पुराना कोई चीज है जो आपके पास में बहुत पुराना आपके पास में सामान था, बहुत पुराने चीजें हैं स्कल्पचर्स वगैरह, तो वो सब बेचा तो उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और एनी वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी कला बेच रहे हैं तो वो भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि क्या ये कैपिटल एसेट में आएगा? आप बोलोगे यस ये कैपिटल एसेट है। इसके अलावा अगर कोई भी अगर एसेट आ जाए तो वो कैपिटल एसेट नहीं है अगर आप पर्सनल यूज करते हो। जैसे एग्जांपल में बता रहे हैं, आपका पर्सनल कार है और इसको आपने सेल किया और इससे क्या कमाए? प्रॉफिट कमाए, तो क्या इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? बोला नहीं नहीं नहीं, ये कैपिटल एसेट नहीं है, इस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। आपने कोई मान लो कि आपने एसी अपना बेचा घर का, ठीक है, एसी बेचा, क्या कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? नहीं। आपने कोई फैन बेचा, क्या इसका कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? नहीं, क्योंकि ये पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है, यानी जो कोई पर्सनल एसेट है और वो मूव करने वाला हो तो फिर वो उस पर वो कैपिटल एसेट में नहीं रखा गया, यानी उसको कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन कैपिटल एसेट में किसको इंक्लूड किया गया? तो ज्वेलरी को किया गया, जबकि ये सब मूवेबल है, लेकिन फिर भी ये कैपिटल एसेट माना जाएगा और इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आइए बच्चों, इसके बाद में हम लोग समझ रहे हैं वो अभी इसका नेक्स्ट हम लोग को ये समझना होता है कि भाई ये टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट कितने होते हैं, ठीक है ना।
तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट दो ही टाइप्स के होते हैं सर कैपिटल एसेट। एक हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ठीक है, और एक हो गया आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, एक हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा हो गया आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डिफाइन किया जो सेक्शन ने, वो सेक्शन है 2 सबसेक्शन 42A, और लॉन्ग टर्म जो कैपिटल एसेट है उसको डिफाइन किया सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो है ना वो 3 वेराइटीज के होते हैं सर। ठीक है ना, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट जो है तीन वेराइटीज का है। बोला ये वेराइटीज पता कैसे चलेगा, ये वेराइटीज चलेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग से, यानी आपको पता करना पड़ेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। बोला ये पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब कितने साल तक आप इस एसेट को होल्ड करके रखे थे, जितने साल तक आप इस एसेट को होल्ड करके रखे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, अब देखो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है ना वो पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 वेराइटीज के होते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको 3 वेराइटीज के होते हैं। एक होता है आपको अप टू 12 मंथ, एक होता है आपको अप टू 12 मंथ। ठीक है, और एक हो गया आपको अप टू 24 मंथ। ठीक है, और एक हो गया अप टू 36 मंथ। ठीक है, अप टू 12 मंथ। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि 12 महीना तक अगर एसेट होल्ड करते हो, 12 महीना के अंदर में ही एसेट को सल्टा दिए यानी बेच दिए, तब तो फिर माना जाएगा ये शॉर्ट टर्म है। 24 महीना के अंदर में, 24 महीना मतलब 2 साल, 24 महीना के अंदर में आपने उसको सल्टा दिया यानी बेच दिया तो फिर वो हो गया शॉर्ट टर्म। और अगर 36 महीना के अंदर में आपने बेच दिया यानी 36 महीना तक भी बेच दिया, अगर एक भी दिन ज्यादा हुआ तो ये सारा का सारा वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। यानी जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म है। अगर 12 महीना से ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 24 महीना से ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 36 महीना से ज्यादा होगा, 36 मंथ से ज्यादा होगा तो वो भी लॉन्ग टर्म होगा। तो देखो इसके अंदर में क्या लिखा, इसके अंदर में रखा नंबर 1 लिस्टेड शेयर, जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं वो सब शॉर्ट टर्म में आएंगे सर 12 महीना तक। ठीक है, उसके बाद आगे आपको लिस्टेड डिवेंचर्स ये भी आ गए सर शॉर्ट टर्म के अंदर में। उसके बाद यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आगे आपको म्यूचुअल फंड, और उसके बाद नंबर 5 में आ गया जीरो कूपन बॉन्ड, ये भी आपको आ गया सर। देखो इतना सारा चीज 12 महीना तक होल्ड करते हो, कौन कौन सा आ गया, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड डिवेंचर्स, यूटीआई, म्यूचुअल फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड, ये सारे अगर 12 महीना तक होल्ड करते हो तो ये शॉर्ट टर्म है। 12 महीना से ज्यादा होल्ड हो गया तब ये आपको लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ठीक है, 24 महीना की अगर बात करें तो 24 महीना में देखो आ गया अनलिस्टेड शेयर्स। ठीक है, और अनलिस्टेड जो डिवेंचर है ना वो 36 महीना में डाल दिया सर, अनलिस्टेड डिवेंचर्स। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। अनलिस्टेड शेयर्स किस में रहेगा 24th मंथ में, और अनलिस्टेड डिवेंचर 36 मंथ में आएंगे। और इसमें दूसरा हो गया सर, ये हो गया बिल्डिंग हो गया सर, और तीसरा हो गया लैंड। ठीक है ना, तो बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ये हो गया आपको 24 महीना के अंदर में। और इसमें आ गया कौन कौन सा चीज, इसके अलावा जितने भी नाम आए वो सब का सब आपको 36 मंथ में चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल में मान लो प्लांट है तो कहां जाएगा, यहां आएगा। नंबर 4 में मान लो फर्नीचर है तो कहां जाएगा, यहां आएगा। मान लो मशीनरी है आपने बेचा है बिजनेस का, कहां जाएगा, यहां पे आएगा। नंबर 5 में अगर मान लो आपने ज्वेलरी बेचा है, ठीक है, ज्वेलरी बेचा है तो यहां पे आएगा। नंबर 6 में अगर आपने आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बेचा है
इसका मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है। तो ये सारे आपने बेचा है, तो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया। नंबर 7 में आपने मान लो कोई ड्राइंग्स बेचा है, पेंटिंग बेचा है, वो सारे के सारे सर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये जस्ट इसके पहले आप देख लीजिए, ये सब मैंने डिस्कस किया था, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब। यानी कि आप देख लो कि ये दोनों में जो कवर नहीं कर रहा है वो सब का सब इसमें आएंगे सर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रख करके ये जाना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल वो एसेट होते हैं जो अप टू 12 मंथ के अंदर में ये सारे आएंगे, तो फिर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंदर में रखा गया। अगर अप टू 24 मंथ है, लिस्ट अनलिस्टेड शेयर्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, ये 24 मंथ तक अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग मैंने होल्ड करके रखे हैं 24 मंथ तक, तो फिर वो शॉर्ट टर्म होगा। इससे ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म होगा। 36 महीना में कौन कौन सा आएगा? अनलिस्टेड डिवेंचर्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और जितने भी एसेट वगैरह, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये वो सब जितने भी एसेट्स हैं जो ये सब नाम में नहीं आ रहे हैं और वो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर उसको बेच रहे हो तो फिर वो भी आपको इसके अंदर में है। तो शॉर्ट टर्म, इससे एक भी दिन ज्यादा हो गया तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर में आएगा। 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो 3 क्वेश्चंस में कौन कौन सा? पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कैपिटल एसेट नॉट इंक्लूड। देखो कैपिटल एसेट कौन सा इंक्लूड नहीं होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंट ये इंक्लूड होगा, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज ये भी आंसर, यहाँ पे बोला था नॉट इंक्लूड, कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? कार फॉर पर्सनल यूज ये भी इंक्लूड नहीं होगा। देखो ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये सर कैपिटल एसेट में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ना कि कैपिटल एसेट में कौन सा इंक्लूड नहीं था। तो स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड नहीं था, पर्सनल मोबाइल इफेक्ट इंक्लूड नहीं था, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड आ गया, इंक्लूड नहीं है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे देगा 6.5% गोल्ड बॉन्ड, तो भी इंक्लूड नहीं है। 7% गोल्ड बॉन्ड वो भी इंक्लूड नहीं है। स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 वो भी इंक्लूड नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड स्कीम 1999 वो भी इंक्लूड नहीं है। तो आप देख लेना कि यहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। देखो ज्यादातर क्वेश्चन तो रूरल एग्रीकल्चर बॉन्ड बोल करके आया है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोल करके आया है, तो हो सकता है इस पर ना बॉन्ड रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा। 6.5% 7% देखते ही समझ जाओगे आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कैपिटल गेन अराइजेज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ विच द फॉलोइंग एसेट। देखो सेक्शन 45 में हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, बात बोला था कैपिटल एसेट। देखो यहां पे बोल रहा है कि एनी गेन अराइजिंग, यानी अराइज किया है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ विच टाइप ऑफ एसेट, तो कैपिटल एसेट होगा, तो एनी एसेट नहीं आएगा। ठीक है ना, कैपिटल एसेट, देखो कैपिटल एसेट आएगा सर, कैपिटल एसेट आएगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग ये तो आएगा नहीं, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट के अंदर में है, एनी कैपिटल एसेट होगा, तो ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, ऑल नेक्स्ट में देखो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ 200 शेयर ऑफ अ कंपनी, यहां पे देखो 1400 प्रॉफिट कमाया है। द शेयर्स वर परचेज, अब देखो ये शेयर परचेज कब किया है, तो देखना 1/6/2015 को परचेज किया था और इस तारीख तक में बेच दिया। देखो सोल्ड किया है ऑन 15/7 तो 2016, तो यहां से यहां तक देखो क्या 12 महीना से ज्यादा है? हाँ 12 मंथ से ज्यादा है। दैट मीन्स ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इस पर जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और आपको बोल रहा था स्टेट द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म, स्टेट द नेचर ऑफ कैपिटल गेन, तो दिस इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना, शेयर्स होल्ड, शेयर्स हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, ठीक है ना, मोर देन 12 मंथ, देयरफॉर इट will be treated as long term capital asset, long term capital assets, long term capital assets, ठीक है ना, long term capital asset, so it will be long term capital गेन, ठीक है।
आपको यही पूछा था कि बताइए कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन पहले आपको रेफरेंस ये देना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो आपने पहले लिखा कि मोर देन 12 मंथ हमने होल्ड किया था, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। तो अब इस पर जो गेन राइज हुआ इट विल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।